हाँ बेटा, कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? समांतर प्लेट, सॉरी, संधारित्र का सिद्धांत, कि संधारित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमने बताया कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है? यदि हम किसी चालक की आकृति और आकार में परिवर्तन किए बिना क्या कर दें, उसके विभव के मान को कम कर दिया जाए तो उस पर कुछ अतिरिक्त आवेश इकट्ठा किया जा सकेगा। ये संधारित्र का सिद्धांत है। मेनली बस ये पूछा जाता है, मेनली तो एक नंबर में है ना, ज्यादातर ये पूछा जाता है। अब इसकी व्याख्या भी मैंने आपको समझा दी। अब देखो बेटा, अब हम पढ़ेंगे संधारित्र के प्रकार। तो जो आपका अगला टॉपिक है वो क्या है? संधारित्र के प्रकार, ये है आपका अगला टॉपिक बच्चों। ठीक है, तो देखो जो संधारित्र है ना आपका, चार प्रकार के होते हैं बेटा, तीन प्रकार के हैं संधारित्र होते हैं। एक होता आपका समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, एक आपका कौन सा? समांतर प्लेट संधारित्र। बेटा दूसरा आपका गोलीय संधारित्र। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा? गोलीय संधारित्र। ठीक है, और बेटा थर्ड है आपका, थर्ड वाला, ठीक है, वो है आपका बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र। ठीक है, तीन प्रकार के संधारित्र होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। अपने सिलेबस में ना इस वाले का डिस्कशन है, इस वाले का डिस्कशन है। ठीक है, और जो तीसरा वाला, इसका कोई डिस्कशन नहीं है। कंपटीशन एग्जाम में कभी कभी इसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, वैसे भी अब तो कंपटीशन एग्जाम एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो इसका डिस्कशन नहीं है वैसे, है ना। तो हम लोग अपने यहाँ पर जो पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, इन दो संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे, एक बार समांतर और एक गोलीय। तो पिछले साल जो पेपर था, जो पेपर आया था, उसमें ये वाला संधारित्र आया हुआ था, गोलीय संधारित्र आया था पिछले साल, और इसकी धारिता की व्याख्या आपसे पूछी थी। ठीक है ना, तो इस बार उम्मीद है कि समांतर प्लेट संधारित्र में एक दूसरे, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र से कई केस हैं। एक तो हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालेंगे कब? जब इसके बीच में वायु भरी हो। और एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालेंगे कब? जब इनके बीच में वायु न होकर कोई दूसरा माध्यम हो। ठीक है ना, इसमें मैंने कल जो आपको जो पढ़ाया था, तो कल मैंने दो प्लेट रखी थी ना ऐसे, एक प्लेट ए एक प्लेट बी, तो वही क्या आपका समांतर प्लेट संधारित्र। अगर उन प्लेटों के बीच में वायु रखूं तो धारिता क्या होगी? वायु के को माध्यम रखूं तो धारिता क्या होगी? या कुछ भाग में वायु रखूं और कुछ भाग में माध्यम रखूं तो धारिता क्या होगी? तो इस पर आपके तीन टॉपिक हैं और इस पर ये अकेला ही है। ठीक है, तो हम एक एक करके इनका डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो अपना टॉपिक है, पहला हम जो डिस्कशन करेंगे वो कौन सा आपका? समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, तो फर्स्ट हम किसको डिस्कस करेंगे बेटा? समांतर प्लेट संधारित्र को। तो पहला टॉपिक आपका समांतर प्लेट संधारित्र। थोड़ा बहुत अपने आप लिखते भी रहे ना, जिससे थोड़ा बहुत पता चल जाए, थोड़ा बहुत रफली, है ना, जिससे आप थोड़ा पेन काफी चलता रहे ना आपका, इस तरह से करते रहना आप। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या बेटा? जैसे नाम ही आपको दर्शा रहा है, ऐसा संधारित्र जिसमें प्लेट होंगी और क्या रखी होंगी? एक दूसरे के समांतर रखी होंगी। तो ठीक है, अगर हम ऐसा संधारित्र बनाए तो समांतर प्लेट संधारित्र है। तो इसमें क्या होता है बेटा? समांतर प्लेट संधारित्र में ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है? इसमें दो प्लेट होती हैं, एक प्लेट, एक, ठीक है, एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये होती है।
ठीक है। इसमें दो प्लेट होती है एक जैसी, मतलब जिस तरह की ये है उस तरह की ये है, मतलब दोनों का क्षेत्रफल क्या है, समान है। ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें होती है, दोनों समान क्षेत्रफल वाली होती है। ठीक है। जो जितना क्षेत्रफल इस प्लेट का है उतना ही क्षेत्रफल इस प्लेट का है। ठीक है। और एक पर पॉजिटिव, ठीक है, और ये दो प्लेट क्या होती हैं, एक दूसरे से कुछ डी दूरी पर क्या होती है, रखी हुई होती हैं। ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्था, अगर हम कोई दो प्लेट ले, ठीक है, इस तरीके से एक प्लेट ये ले एक प्लेट ये ले, और इन दो प्लेटों को एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर रख दें, तो इस प्रकार की व्यवस्था को बेटा हम क्या नाम देंगे, समांतर प्लेट संधारित्र। तो आपको कल ध्यान हो तो जब मैंने आपको संधारित्र बताया था, मैंने आपसे कहा था कि दिखाने को मैंने लाइन दिखाई थी, बट मैंने आपको कहा था ये क्या है, एक प्लेट है। ठीक है। तो वही चीज ये कि इसमें दो प्लेट होंगी, तो जो कल वाली जो व्यवस्था थी वो कल वाली व्यवस्था क्या आपकी, समांतर प्लेट संधारित्र वाली ही व्यवस्था बेटा। ठीक है। तो इसमें दो प्लेट होती है जिनका क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है, एक समान क्षेत्रफल की होती है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर इन्हें रख देते। इस प्रकार की व्यवस्था को समांतर प्लेट संधारित्र। अब देखो, अगर आपसे कहा जाए कि हमें ना समांतर प्लेट संधारित्र में कोई भी संधारित्र है, संधारित्र में हमें एक प्लेट पर आवेश इकट्ठा करना होता है। आवेश हमारे लिए जो संधारित्र की तरह काम करेगा, ठीक है, जो आवेश इकट्ठा करेगी वो ये वाली प्लेट करेगी। ये वाली प्लेट जो रखी हुई है ना, ये वाली प्लेट तो केवल इसकी हेल्प के लिए रखी होती है, ताकि इसकी हेल्प से क्या होता है, भाई आवेश तो मैंने कल बताया था, आवेश तो हमें किस पर करना था, एक प्लेट पर इकट्ठा करना था। दूसरी वाली प्लेट तो हमने क्यों रखी थी, क्योंकि उसकी सहायता से क्या काम हो रहा था, उसकी सहायता से ही उसका विभव कम हो रहा था, जिस पर जिसके कारण अतिरिक्त आवेश इकट्ठा किया जा सकता था। तो मतलब जो दूसरी प्लेट है ये क्या काम करती है बेटा, दूसरी प्लेट केवल हेल्प करती है, सहायता करती है क्या करने में, इस पहली प्लेट पर ज्यादा आवेश इकट्ठा करने में हेल्प करती है बस। ठीक है। तो इसलिए हम दो प्लेट काम में लेते हैं संधारित्र के। अब हम क्या करते हैं, एक प्लेट को आवेश देते हैं। मैंने इस प्लेट को आवेश दिया तो आवेश क्या होगा बेटा, इस प्लेट पर एक समान रूप से फैल जाएगा, हम ये मानेंगे ना। तो आवेश इसके पृष्ठ पर क्या होगा, एक समान रूप से फैल गया। ठीक है। एक्चुअल में हम ना बोलने को ये बोलते हैं कि हमने इसे क्यू आवेश दिया, एक्चुअल में होता क्या है, हम इसको 2q आवेश देते बेटा, सुना ध्यान से। तो 2q में से, जैसे आपकी इसमें दो सतह होती है ना, तो 2q जैसे मैं इसको आवेश दिया अकेली, ये 2q आवेश दिया, तो 2q में से q तो इधर चला जाता है और q इधर चला जाता है, पर हमें केवल इधर वाले आवेश से मतलब होता है, इधर वाले आवेश से कोई मतलब नहीं होता। संधारित्र में जो आमने सामने वाले आवेश हैं वही रोल अदा करते हैं। जैसे मैंने इसको 2q आवेश दिया, 2q में से q इधर चला गया और q इधर चला गया, तो बट अब मैं किसको दिखाऊंगा, मेरा काम केवल किससे है, q से, तो इसलिए मैं केवल q आवेश बोलूंगा इसको। नहीं समझे, बोल देने को तो हम कितना आवेश देते हैं बेटा, 2q, बट अपना जो आवेश है काम का वो कौन सा है, आधा, q वाला। तो q इधर, तो क्योंकि आपको पता है प्लेट में दो सरफेस होती हैं, प्लेट में एक जैसे ये प्लेट है तो एक सतह ये होगी, एक सतह ये होगी, तो 2q आवेश दूंगा तो q में से q आवेश इधर चला जाएगा और q आवेश इधर चला जाएगा। तो आपका ये वाला q काम कहाँ है, इस वाले q से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम इस वाले आवेश को बोलते। तो हम जब भी कहेंगे कि संधारित्र पर आवेश, तो हम किस आवेश को बोलेंगे, ये वाला आवेश, जो इसकी एक साइड पर जो आवेश होता है वही आवेश क्या होता है, संधारित्र का आवेश। तो इसको कितना आवेश दिया गया है, q आवेश दिया गया, हम ये बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है। तो आप जब भी आप अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसे q आवेश दिया गया है, तो q का मतलब जो साइड आपकी काम की है उस साइड पर कितना आवेश है, उस साइड पर आपका q आवेश होता है बेटा। ठीक है। अब क्या होगा, प्रेरण विधि होगी, प्रेरण कारण क्या होगा, प्रेरण कारण क्या होगा, इधर वाली सतह पर क्या आ जाएगा, बोलो बच्चों क्या आएगा, ऋण आवेश आएगा। इधर वाली सतह पर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश, कल बताया था मैंने। प्रेरण विधि हो, प्रेरण कारण क्या होगा, इधर वाली सतह पर पॉजिटिव आ गया तो इधर वाली पे क्या आ जाएगा, ऋण आवेश, और इधर वाली पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आवेश। अब हमें
अब जैसे ये वाला आवेश भी अपने कोई काम का नहीं है, हम आमने सामने वाली सतह पर जो आवेश है वही आवेश संधारित्र पर मानते हैं। जैसे या समांतर प्लेट संधारित्र है तो आमने सामने वाले फेस पर जो आवेश है वही काम के होते, बाकी कोई काम के। तो आमने वाले सामने फेस पर, इस पर क्या बेटा, इस पर अगर प्लस क्यू है तो इस पर कैसा है माइनस। तो ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश क्या कहलाते हैं, संधारित्र के आवेश। इसलिए मैंने आपको क्या कहा था कि इसको हम किससे जोड़ देते हैं, धरती से जोड़ देते हैं। धरती से जोड़ने पर यह आवेश कहां चला जाता है, धरती को चला जाता है। इसलिए बाद में हम इसको फिर धरती से जुड़ा हुआ दिखाते नहीं है, तो हम ऐसे दिखा देते हैं। तो ये आपकी इस पे प्लस क्यू आवेश है, इस पे कैसा आवेश है माइनस क्यू। तो ये व्यवस्था अगर मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं, ठीक है, मैं इस तरीके से दिखाऊंगा, ये व्यवस्था क्या कहलाएगी आपकी, समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होती है, दो समान क्षेत्रफल की प्लेटें होती है जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होती है, और इन प्लेटों पर जो आवेश होता है, इन प्लेटों पर जो आवेश हम लेते हैं कौन सी सतहों पर, एक दूसरे के आमने सामने वाली सतहों पर जो आवेश हम लेते हैं वो कौन से लेते हैं, वो समान व विपरीत आवेश मानते हैं। तो अब आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो आपसे कहा जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र, तो आपको क्या करना है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी आमने और सामने वाले फेस पर आवेश दिखाना है और आपको कुछ काम नहीं करना। तो ये व्यवस्था कहलाती है आपकी क्या बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, अब आपसे कहा गया है कि इस समांतर प्लेट संधारित्र की क्या ज्ञात कीजिए, धारिता ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या ज्ञात करनी है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। तो बेटा इसकी धारिता ज्ञात करनी है, तो अब मैं इसका डायग्राम इधर दिखा देता हूं। ठीक है, तो अब देखो ये आपकी समांतर प्लेट संधारित्र की एक प्लेट है। ठीक है, अब मैं इसे, ये तो मैंने इसे दिखा दिया, ये इसका क्या है फ्रंट व्यू, सामने से जो देखने पर आपको दिखाई देगी। तो सामने से देखने पर ये प्लेट का आपको क्या दिखाई देगा, सामने से देखने पर आपको प्लेट का ये वाला हिस्सा दिखाई देगा। बोलो दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा। तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा इसका, ठीक है, तो ये इसका फ्रंट व्यू है। तो इस प्लेट का फ्रंट व्यू ये बना दिया मैंने, ठीक है, और इस प्लेट का, इस वाली प्लेट का फ्रंट व्यू बेटा मैंने ये बना दिया। क्लियर। तो ये आपका फ्रंट व्यू, ये इस वाली प्लेट का फ्रंट व्यू हो गया और ये वाला इस वाली प्लेट का फ्रंट व्यू। तो ये क्या आ गई आपकी समान, तो ये कैसे, ये क्या चीज आपकी समांतर प्लेट संधारित्र। इसमें एक प्लेट पे क्या होता है, इसमें हम क्या दिखाते हैं, एक प्लेट पर क्या दिखाते हैं प्लस क्यू आवेश और दूसरी प्लेट पर क्या दिखाते हैं माइनस क्यू आवेश। ये तो दिखाया मैंने, एक प्लेट पर क्या दिखाया प्लस क्यू और एक प्लेट पर क्या माइनस क्यू। तो इस पर प्लस क्यू आवेश और इस पर माइनस क्यू आवेश है, और ये चीज क्या कहलाएगी आपकी समांतर प्लेट संधारित्र। तो अब आगे से बेटा मैं समांतर प्लेट संधारित्र को इस तरीके से बनाऊंगा। ठीक है, दो प्लेटें होंगी जो एक दूसरे से समांतर कुछ दूरी पर रखी होंगी, और इनमें इन प्लेटों के आमने वाली सतहों पर क्या होगा, आमने सामने वाली सतहों पर क्या होगा, समान व विपरीत आवेश होगा। ठीक है, अब आपको इस समांतर प्लेट संधारित्र की क्या ज्ञात करनी है बेटा, धारिता ज्ञात करनी है। अब एक चीज देखो बेटा, यहां पर जो आवेश का वितरण है, देखो प्लेट पर आवेश का वितरण कैसे है, लंबाई के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार या आयतन के अनुसार। प्लेट के पास क्या होता है, ये चीज क्षेत्रफल कहलाएगी इसकी, या इसकी लंबाई कहलाएगी, आयतन कहलाएगी। प्लेट के पास, प्लेट पर आवेश का वितरण किसके अनुसार होता है, बोलो क्षेत्रफल के अनुसार। किसके अनुसार होता है, क्षेत्रफल के अनुसार। क्यों, जैसे बेटा आपको मैंने बताया हुआ है, जो आप वीडियो को देखोगे मेरी, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी पिंड पर आवेश का वितरण तीन तरीके से होता है। यदि आप किसी वस्तु को आवेश दे रहे हो, मान लीजिए जैसे ये वस्तु है, ठीक है, तो जो आपकी ये वस्तु है, इस वस्तु की जो लंबाई है, जैसे कोई तार है, ठीक है, ये क्या, ये तार है, ये तार है आपका, ठीक है, ये वाला तार है। अगर आप इस तार को क्या देते हो बेटा, इस तार को आपने आवेश दिया, ठीक है, तो जब मैं तार को आवेश दूंगा तो वो आवेश किससे फैलेगा, तार की लंबाई पर फैलेगा। ठीक है, यदि मैं किसी तार को आवेश देता हूं तो वो आवेश किससे फैल रहा है, तार की लंबाई के अनुदिश फैल रहा है। तो बेटा यदि किसी तार को आवेश दिया जाए और आवेश तार की क्या हो, लंबाई के अनुदिश फैले, तो इस प्रकार के आवेश वितरण को बोलते हैं रैखिक आवेश वितरण। ठीक है, तो जब आवेश किसी बड़ी वस्तु को दिया जाता है ना बेटा,
तो हम लोग उस पर कुल आवेश न बताकर ज्यादातर क्या बताते हैं, उसका आवेश घनत्व। क्या बताते हैं, उसका आवेश घनत्व। जैसे मैं इसकी बात करूं, यहां पर आवेश बड़ी वस्तु को या छोटी वस्तु को बच्चों, बड़ी वस्तु को बेटा। भाई आप, अरे तार कैसी वस्तु है, तार छोटी वस्तु बड़ी वस्तु है, तार तो बड़ी वस्तु है। तो यहां बड़ी वस्तु को मैंने आवेश दिया, तो अब यहां पर हमें यह नहीं कहा जाएगा कि तार का, इस तार को कुल आवेश ये दिया, हमें क्या दिया जाएगा क्वेश्चन में, तार की इकाई लंबाई पर इतना आवेश है, तार की इकाई लंबाई पर इतना आवेश। तो इसके लिए वो टर्म होती है घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व, लैम्बडा। जैसे मैं कह रहा हूं इस तार की लंबाई L है और इस तार को दिया गया कुल आवेश क्या है, Q है। तो L लंबाई पर कितना आवेश है, Q। बोलो इकाई लंबाई पे कितना होगा, Q बटे L। तो ये क्या, इतने कूलाम पर मीटर। तो ये टर्म आपको दी होती है, ये टर्म क्या कहलाती है, रैखिक आवेश घनत्व। ठीक है, इसे बोलते हैं लैम्बडा। तो रैखिक आवेश घनत्व, अगर आवेश किसी तार को दिया गया है तो वहां पर आवेश कैसे फैलेगा, वहां पर आवेश उस तार की लंबाई के अनुसार फैलेगा। तो उसके लिए कौन सी टर्म परिभाषित होगी, रैखिक आवेश घनत्व। तो अगर आपसे, तो आपको जब आवेश किसी बड़ी वस्तु को दिया जाएगा तो आपसे यह नहीं कहा जाएगा बेटा कि भाई आवेश कि इस तार पर इतना आवेश है, आपसे यह कहा जाएगा एक तार है, उसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्बडा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, रैखिक आवेश घनत्व लैम्बडा। इसका मतलब है कि उस तार की इकाई लंबाई पर कितना आवेश है, Q है। अगर मान लीजिए तार 10 मीटर लंबा है तो कुल आवेश कितना हो गया, 10Q। नहीं है समझ में। तो इस तरीके से होता बेटा। इस तरीके से अगर मान लीजिए आवेश, जैसे ये कोई पृष्ठ है, कोई पेज है ना, पृष्ठ। अगर आवेश इस पृष्ठ को दिया गया, जैसे आपका पेज, सीट, कोई चद्दर, ठीक है। अगर मैं इसको आवेश दूंगा तो इस पर, तो इसके पास तो केवल लंबाई थी, मेन चीज। इसकी मैं लंबाई आसानी से निकाल सकता हूं, इसकी मैं मोटाई नहीं निकाल, मतलब तार की मैं क्षेत्रफल और तार का आयतन निकाल नहीं सकता। इसके पास क्या बेटा, इसका आसानी से मैं क्या निकाल सकता हूं, क्षेत्रफल, पृष्ठ इसके पास। तो अगर मैं ऐसी वस्तु को आवेश दूंगा, तो ऐसी वस्तु को जब मैं आवेश दूंगा तो आवेश किसके अनुसार फैलेगा बच्चों, आवेश का वितरण किसके अनुसार होगा, इसके पृष्ठ के अनुसार। तो यहां पर आवेश किसके अनुसार फैल रहा है, यहां पर आवेश इसके क्षेत्रफल के अनुसार फैल रहा है। तो बेटा इसके लिए कौन सी टर्म परिभाषित होती है, पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या होती है, जैसे इसके लिए रैखिक आवेश, इसके लिए होती है पृष्ठ आवेश, क्योंकि यहां पर आवेश का वितरण किस पे हो रहा है, पृष्ठ पर हो रहा है, सतह पर हो रहा है। जब आवेश आप किसी सतह को देते हो, किसी पृष्ठ को देते हो, तो यहां पर आवेश का वितरण सतह पर हो रहा है, पृष्ठ पर हो रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसके लिए आवेश कैसे बताया जाएगा, अब ऐसे नहीं बताया जाएगा कि इसकी, इस पर कुल आवेश क्यों है, क्या बोला जाएगा, इसके एकांक क्षेत्रफल पर आवेश ही है। तो इसके लिए कौन सी टर्म दी जाएगी आपको, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है बेटा, आवेश बटे लंबाई। तो सिग्मा क्या होगी आपकी, जैसे मैं कह रहा हूं इसको कुल आवेश कितना दिया गया, Q, और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, A। तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा, Q बटे A। ठीक है, जिससे हम किसी दर्शाते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा क्या बेटा आपका, पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q डिवाइड बाई A, Q बटे A। इसे हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। बोलो बात समझ नहीं, ठीक है। तो सिग्मा बराबर क्या हुआ, Q बटे A, जिसे हम बोलेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, इतने कूलाम पर मीटर। तो ये टर्म आप ध्यान रखना। इस तरीके से आपको और बता देता हूं, जब आवेश किसी ऐसी वस्तु को दिया जाए जिसके पास क्या हो, आयतन हो, जिसके पास क्या हो, आयतन हो, तो यहां पर आवेश का वितरण किसके अनुसार होगा, आयतन के अनुसार। तो इसके लिए कौन सी टर्म बताई जाएगी, इसके लिए टर्म बताई जाती है रो। रो क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व, और इसके लिए क्या होगा, Q बटे V। तो बेटा देखो यहां पर, यदि आवेश जब हम आवेश, मेरा कहने मतलब क्या है, जब हम आवेश बड़ी वस्तु को देते हैं तो वहां पर आवेश का मान बताकर
ठीक है, उसकी लंबाई, क्षेत्रफल या आयतन के अनुसार आवेश का मान बताया जाता है। ठीक बेटा, यदि आवेश हम किसी तार को दे रहे हैं तो तार पर आवेश किसके अनुसार फैल रहा है? लंबाई के अनुसार। तो इसके लिए कौन सी टर्म बताई गई है? लैम्बडा, रैखिक आवेश घनत्व Q/L। यदि आवेश मैं किसे दे रहा हूं? किसी पृष्ठ को दे रहा हूं, तो यहां पर आवेश किसके अनुसार फैल रहा है? क्षेत्रफल के अनुसार। तो यहां पर क्या बताया जाएगा? इकाई क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा Q/A। यदि आवेश किसे दे रहा हूं बेटा? मैं किसी आयतन को दे रहा हूं, तो यहां पर आवेश का वितरण किसके अनुसार होगा? आयतन के अनुसार। तो यहां पर क्या बताया जाएगा? आयतन आवेश घनत्व रो इक्वल टू Q/V। नहीं आई बात समझ में? क्लियर? कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं है। चलो बहुत अच्छा। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां पर जो आपका ये टॉपिक है, ठीक है, यहां पर जो आपका ये टॉपिक है, ठीक है, जो आपकी ये प्लेट है, यहां पर जो प्लेट है आपकी, बताओ इस प्लेट पर आवेश का वितरण किसके अनुसार है? इस प्लेट पर लंबाई के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार या आयतन के अनुसार? क्या दिख रहा है आपको? इस पृष्ठ पर या इस प्लेट पर आवेश का वितरण किसके अनुसार दिख रहा है आपको? क्षेत्रफल के अनुसार। तो इसके लिए कौन सी टर्म परिभाषित होगी? सिग्मा या कुछ और? लैम्बडा, सिग्मा या रो? सिग्मा, क्योंकि सिग्मा ही तो बताया था मैंने, ये वाला सिग्मा। तो बेटा आपको दिया जाएगा कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा। तो अगर पॉजिटिव आवेश तो प्लस सिग्मा होगा, और इसका रैखिक आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा, तो माइनस सिग्मा होगा। ठीक है, क्लियर बेटा? अब देखो, अब आपसे कहा गया है कि इसकी धारिता ज्ञात करनी। क्या निकालनी? इसकी धारिता। ठीक बेटा, मैंने इस तरीके दिखा दिया। एक समांतर प्लेट संधारित्र है, और यहां पर आपको दिया जो, ठीक है, धारिता कैसे निकालेंगे? मैं कह रहा हूं, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी किसी एक प्लेट को क्या किया, जिसकी प्लेटों पर कितना आवेश है? एक प्लेट है प्लस क्यू और दूसरे पर माइनस क्यू। ठीक है, और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना बेटा? सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व कितना? सिग्मा। ए क्या? प्लेट का क्षेत्रफल, ये भी आपको दिया है। ए क्या है? प्लेट का क्षेत्रफल। ठीक है, डी क्या बेटा? ये डी क्या है? प्लेटों के मध्य दूरी। मध्य दूरी। अब आपको क्या निकालनी है? इसकी क्या निकालनी है आपको? समांतर प्लेट संधारित्र की बच्चों क्या निकालनी है? धारिता। अब मैंने आपको बताया, जब भी हमें धारिता निकालनी हो तो धारिता निकालने का एक ही फॉर्मूला, उसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला है ही नहीं। और वो फॉर्मूला क्या बेटा? धारिता निकालने का क्या होता है? सी निकालने फॉर्मूला क्या होता है? कुछ ध्यान होगा आपको? क्या होता है? सी बराबर Q/V। मैंने कहा जब भी धारिता निकालनी तो एक ही फॉर्मूला है, उसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। कैसे निकालेंगे धारिता? सी बराबर क्या होगा? Q/V। सी इक्वल टू Q/V। बोलो है नहीं है? तो अब देखो, आपको ये तो दिया है कि प्लेट पर कितना आवेश, इस मान लीजिए इस पर स्मॉल क्यू मान लेते हैं ना, तो इस पर माइनस स्मॉल क्यू। ठीक है, ठीक है। अब हाँ जी, अब आपको क्या दिया है? अब आपको चलो ये तो पता कि प्लेट पर कितना आवेश है? क्यू आवेश है। अब आपको V क्या है? यहाँ पे विभवांतर। V क्या है? विभवांतर। प्लेटों के मध्य का विभवांतर V है। अब बेटा ये कैसे निकालेंगे? तो देखो, आपने अगर पीछे कुछ वीडियो देखी होंगी तो अब ये समस्या आपने देखी नहीं, ठीक है ना? तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया है, E बराबर होता है dV/dr। ये देखा किसी ने? ये वाला फॉर्मूला देखा? विभवांतर नाम सुना? ये फॉर्मूला नहीं देखा? E बराबर क्या होता बच्चों? E बराबर होता, E का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर क्या होता आपका? dV/dr। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा? चलो कोई नहीं पढ़ा तो हाँ बेटा, तो आपको मैंने ये कैसे बताया हुआ है ना
ई बराबर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के मध्य एक संबंध पढ़ाया मैंने क्या, ई बराबर क्या होता है आपका डीवी बटे डी आर। क्लियर? डीवी क्या है, प्लेटों के मध्य का विभाजन यहाँ पर, और डी आर क्या, प्लेटों मध्य दूरी। तो बेटा यहाँ से अब ई बराबर प्लेटों में विभाजन करना में भी क्लियर, और प्लेटों में दूरी कितनी बेटा डी। तो ई बराबर क्या है आपका वी डी वी बटे डी। तो वी बराबर क्या जाएगा आपका ई इंटू डी। तो अब आपका काम होगा प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र ई निकालना और डी आपको पता है, तो आपको निकालने क्या धारता, अब क्या निकालने धारता, और धारता क्या होती है सी बराबर क्यू बटे वी। ठीक, और क्यू आपको पता आपका काम है किस तरीके से भी निकालना। अब बी निकालने के लिए मैंने क्या तरीका बताया यहाँ पे, मुझे पता ई बराबर डी बटे डी या डी भी ले लिया बी डी ले लिया डी, तो ई बराबर डी बटे डी और बी बराबर क्या हो गया आपका डी डी। क्लियर? अब यहाँ पे बस मुझे ई निकालना, अगर किसी तरीके से मैं ई निकाल लूं तो मेरा काम हो जाए। अब देखो बेटा हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा कि अपरिमित लंबाई की अचालक परत, ये बात है ठीक, अचालक परत, क्योंकि ये प्लेट पर का वही तो पतली सी है, क्योंकि आपने आगे निकल लिया। तो अपरिमित लंबाई की अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 ठीक है, अपरिमित लंबाई की अचालक परत। अब ये क्योंकि जो ये प्लेटों के मध्य गैप है, ये प्लेटों में जो दूरी है बहुत छोटी होती है किसकी तुलना में, इसके क्षेत्रफल की या इसकी लंबाई की तुलना में। तो ये जो प्लेट है, ये प्लेट किस तरह काम करती है, अपरिमित लंबाई मतलब अनंत लंबाई की प्लेट की तरह काम करेगी। वह जैसे आप पता नहीं ये बोर्ड बहुत छोटा है तो देखना है, अगर मैं बिल्कुल अपनी आंख को इसको पास करूं तो मुझे तो मेरी आंख को ये बहुत बड़ा दिखाई देगा, तो मेरे आंख में आ जाएगी। ठीक है, तो जब ये पॉइंट की दूरी बहुत कम है तो इसलिए ये वाली प्लेट क्या करेगी, अनंत अपरिमित लंबाई की तरह काम करेगी। और हम जानते हैं अपरिमित लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो अगर मैं इनके मध्य विद्युत क्षेत्र निकालूं तो बता देंगे, इसमें मुझे इनके मध्य विद्युत क्षेत्र निकालना है किसी पॉइंट पर, इसे इस पॉइंट में निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, इसके कारण भी होगा और इसके कारण होगा, इसी कारण किधर होगा, पॉजिटिव कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की, पॉजिटिव कारण विद्युत क्षेत्र होता है बाहर कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, पूरा हुआ नहीं हुआ। अब इसके कारण क्या होगा, और नेगेटिव कारण क्या होता है, पॉजिटिव कारण बाहर की और नेगेटिव कारण, तो इस पॉइंट के लिए अंदर की ओर, इसके कारण तो इसके अंदर की क्या होगा, ये वाला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, पूरा होगा नहीं होगा। क्लियर? तो अब ये देखो ये वाला विद्युत क्षेत्र भी इधर और ये वाला विद्युत क्षेत्र इधर, ठीक है। तो अब नेट विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, ई प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, प्लेटों में विद्युत क्षेत्र कितना होगा, जोड़ दो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना गया, 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन, 2 ने 2 को मार दिया, क्या गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो बेटा आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब आगे से हम बस डायरेक्ट ये यूज करेंगे, आगे से हम डायरेक्ट ये यूज करेंगे। ये बिल्कुल रटा होना चाहिए आपको कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, बिल्कुल रटा होना चाहिए। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों में विद्युत क्षेत्र कितनी होती है आपकी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर? अब यहां पर अब देखो विभाजन क्या होगा भाई, आपको पता है, ठीक है, प्लेट ई बराबर क्या होता है, बी अपॉन डी, तो बी बराबर क्या होगा ईडी, और ई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो बी बराबर ई ने क्या दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इनटू डी। क्लियर? और बी बराबर बेटा सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्यू बटे, बताइए क्या भाई, आवेश घनत्व क्या होगा, यहाँ पर सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, जो क्या होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। तो अब कितना आवेश माना है प्लेट पर, क्यू, तो v बराबर सिग्मा क्या हो गया, क्यू बटे ए, सिग्मा नेगेटिव क्यू बटे एप्सिलॉन इनटू डी। ये आ गया बेटा क्या, प्लेटों के मध्य का व्यवहार, ये क्या आ गया, प्लेटों के मध्य का व्यवहार आ गया।
ठीक है। अब आपको क्या निकालनी है, धारिता, और धारिता निकालने क्या फॉर्मूला है, C बराबर Q बटे V। Q आपको पता है और V आपने निकाल लिया, V आपने निकाल लिया, तो अब V का मान रखते हैं यहाँ पे, तो धारिता क्या आ जाएगी, C बराबर Q बटे V। V की वैल्यू कितनी बच्चों, Q D अपॉन A एप्सिलॉन। ठीक है, तूने Q को मार दिया और जो आपकी धारिता आ गई C, वो कितनी आ गई, एप्सिलॉन A बटे B। ठीक है, तो धारिता कितनी आ गई आपकी, एप्सिलॉन A अपॉन, ये क्या है, धारिता है, विद्युत धारिता किसकी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, एप्सिलॉन A अपॉन D। ठीक है, कब, जब प्लेटों के बीच में क्या वायु, प्लेट के बीच में क्या वायु। देखो मैंने क्या किया बच्चों, मुझे निकालना धारिता, धारिता होती है C बराबर क्या होती है, Q बटे V। ठीक है, अब मुझे V निकालना है, तो ध्यान रखना इस वाले केस में V का एक निकालने का एक तरीका है, और उसने E बराबर dV बटे दिया, dV बराबर E दिया, या E बराबर dV बटे दिया, dV निकल दिया V बटे D, तो V बराबर क्या हो गया E। अब E क्या है, अब समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों में विद्युत क्षेत्र कितना होता है, ये मैंने इसमें निकाल लिया, ये आगे से आपको हटाना चाहिए। अब मैं आगे से बाहर निकालूं, इसे आपको हटाना चाहिए कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बेटा, वो क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होती है। ठीक है, तो E की जगह रख दिया आपने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो आप तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन में सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन A, तो V बराबर आ गई, आपने C बराबर Q बटे V आ गया। ठीक है, तो यहां से बेटा हमने क्या देखा, ठीक है, ये डेरिवेशन में सब कुछ देखना, नोट्स में आपको सारा कुछ मिलेगा। हमें फाइनली हम लोगों ने क्या देखा कि जो ये समांतर प्लेट संधारित्र, आगे से हम समांतर प्लेट संधारित्र को ऐसे बनाएंगे, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो समांतर प्लेट संधारित्र उसकी धारिता का फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन A अपॉन B। क्लियर, एप्सिलॉन क्या बोलते हैं, माध्यम निर्वात वायु की विद्युतशीलता, क्या बोलते हैं, वायु की विद्युतशीलता। A क्या बेटा, प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल, और D क्या बेटा, प्लेटों के मध्य की दूरी। तो आपसे कहा जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन चीजों पर निर्भर करती है, किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो आप क्या कहोगे, पहला प्लेटों के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल या प्लेटों के क्षेत्रफल पर, दूसरा प्लेटों के मध्य की दूरी पर, और ये एप्सिलॉन को कौन प्रभावित करता है, माध्यम, प्लेटों के मध्य माध्यम पर, प्लेटें किस माध्यम में रखी है इस बात पर निर्भर, मतलब तीन कारक हैं जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्रभावित करते हैं, क्या, प्लेटों के मध्य की दूरी, दूसरा प्लेटों के मध्य का प्लेटों का क्षेत्रफल, और तीसरा प्लेट के किस माध्यम में रखी है वो माध्यम। ठीक है बेटा, यहाँ तक चीज आप देखना ध्यान से। ठीक है, अगला हम टॉपिक लेते हैं संधारित्रों का संयोजन, समांतर प्लेट संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, धारिता अगला टॉपिक क्या आपका, समांतर या संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, जो बेटा आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक, तो आपने पढ़ा 10th क्लास में प्रतिरोधों को दो प्रकार से मिला था, एक तो होता कौन से प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, और ये होता कौन सा प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, दो तरीके से हम प्रतिरोध जोड़ते हैं, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। तो बेटा उसी तरीके से संधारित्रों का संयोजन में कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। एक तो होता है कौन सा, आपका श्रेणी क्रम संयोजन,
ठीक है। और दूसरा कौन सा आपका समांतर क्रम संयोजन। संधारित्र को बेटा दो प्रकार से होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में और समांतर क्रम संयोजन में। ठीक है। और श्रेणी क्रम संयोजन क्या, समांतर क्रम संयोजन पर डिस्कस करेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे किस पर, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है। हमारी पहली चर्चा बेटा किस पर, श्रेणी क्रम। देख मैं कह रहा हूं कि हमारे पास 3 संधारित्र है, 3 समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है। एक गिरा बेटा, दूसरा गिरा, ठीक है, और तीसरा। अगर ये तीनों संधारित्र एक ही लाइन में होंगे तो इस प्रकार के संयोजन बोलते श्रेणी क्रम संयोजन, एक ही लाइन में। ठीक है। ये संधारित्र मैं कह रहा हूं इसकी धारिता C1 है। आवेश धारण करने के लिए क्या आपका धारिता फिक्स होती है, धारिता आवेश में करती है, इसकी धारिता कैसे जाएगी, धारिता फॉर्मूला क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का एप्सिलॉन A अपॉन D। मुझे पता A कितना है, मुझे पता है, 2 D कितनी है मुझे पता है, एप्सिलॉन का मान मुझे पता है, तीनों गुणा कर दूंगा, धारिता आ जाएगी मुझे पता। तो मैं कह रहा हूं इसकी धारिता कितनी निकाल के आई, C1। इसकी धारिता कितनी बेटा, C2, और इसकी धारिता कितनी है, C2। मैं कह रहा हूं ये समांतर प्लेट, ये संधारित्र, एक संधारित्र C1, एक संधारित्र C2, एक संधारित्र C2। कैसे क्रम में जुड़े हुए बेटा, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, जैसे आपको दिखा। अब इन्हें हमें संधारित्र पे हमें क्या करना है, क्या इकट्ठा करना होता है, आवेश। अब आवेश कौन देता है, आवेश देने या लेने वाला स्रोत, आवेश देने वाला स्रोत होगा बैटरी। क्या होगा, बैटरी, क्योंकि मुझे इनको आवेश देना है, तो संधारित्र काम क्या, आवेश इकट्ठा करना। तो आवेश कौन देता है, अरे बैटरी देती है। अगर एक पंखे पर आवेश लगाएगा, पंखा उसका चलेगा, जब इसको विद्युत विभवांतर दिया जाए तो विभवांतर किसके पास होगा, बैटरी। तो मैंने क्या किया, इन तीनों संधारित्रों को एक भी विभवांतर की बैटरी से एक बैटरी जोड़ी, जिसका विभवांतर कितना बेटा, ठीक है। मैं कह रहा हूं मेरे पास 3 समांतर प्लेट संधारित्र C1, C2 और C3 जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, किससे जुड़े हुए, V विभवांतर की बैटरी से जुड़े हुए। अब बेटा मैं कह रहा हूं इस बैटरी के पॉजिटिव से Q आवेश चला, समझ आते हैं। अब ये Q आवेश चलते 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 ये Q आवेश कहां गया, इस वाले प्लेट पर आके इकट्ठा हो गया, बीच में वायु है। समझ आते हैं। इस प्लेट से कितना आवेश चला, बैटरी पॉइंट कितना आवेश चला, Q आवेश चला, और ये Q आवेश कहां पर आ गया, इस पर आ गया, इकट्ठा हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, प्रेरक कारक क्या है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। तो इधर प्रेरक कारक यहाँ पे प्लस Q आवेश, तो ये Q यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कितना गया, प्लस Q आवेश। प्रेरक कारक यहाँ पे कितना गया, माइनस Q आवेश। यहाँ पे माइनस Q, इधर कितना है बेटा, प्लस Q। अब ये प्लस Q जो है ये तार जुड़ा हुआ, तो ये पॉजिटिव वाला आवेश इधर वाला इस तार से होते हुए किस पर आ गया, इस वाले प्लेट पर आ गया। नए वस्तु में 3 समांतर प्लेट संधारित्र बैटरी है, यहां से Q आवेश चला, Q आवेश चलते कहां पर आ गया, इस पर आ गया, पॉइंट Q। प्रेरक कारक क्या है, यहाँ पे माइनस, या माइनस Q, इसके जस्ट पीछे क्या आएगा, प्लस Q पर ये तार जुड़ा हुआ है, ये प्लस Q वाला क्या हुआ, तार से होते हुए किस पर आ गया, इस वाले पर आ गया, इसमें कितना गया, प्लस Q। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर प्रेरण हुआ, प्रेरक कारक क्या हुआ, यहाँ पे आवेश प्रेरित हो गया कितना, माइनस Q। यहाँ पर बताइए, माइनस Q, और फिर इधर कितना आया, प्लस Q। अब ये प्लस Q क्या हुआ, तार से होते हुए इस पर आ गए, इस प्लेट पर आ गए, कितना, प्लस Q। यहां पे क्या हुआ, प्रेरण हुआ, प्रेरण क्या हुआ, माइनस Q।
और ये माइनस तो यहाँ पे क्या है प्लस क्यू, और ये प्लस क्यू इस तार से होते हुए ऐसे चला गया। तो बेटा अब आप एक चीज देखो, अगर मैं आपसे को बताऊं इस संधारित्र पर कितना आवेश है, तो आप क्या बोलोगे? 0। जितना प्लस है उतना ही पूरा कितना आवेश है? जी। हम लोग ऐसे नहीं बोलते। संधारित्र में जो संधारित्र में आवेश इकट्ठा करने का काम हमें दोनों प्लेटों में करना होता है या एक प्लेट पर? मैंने क्या बताया, संधारित्र में जो 2 प्लेटें होती है हमें आवेश एक प्लेट पे इकट्ठा करना होता है, दूसरी प्लेट दोनों प्लेट पर एक पर। तो संधारित्र की एक प्लेट पर आवेश को ही क्या बोलते हैं? संधारित्र का आवेश। तो आपसे अगर पूछा जाए कि एक संधारित्र पर कितना आवेश है, तो आपको 0 नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि ये प्लेट हमारे काम की नहीं है, ये तो केवल हेल्प करनी है, हमें तो आवेश इस वाली प्लेट में करना है। इसकी एक प्लेट में कितना आवेश है? Q। तो यही क्या संधारित्र का आवेश। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस संधारित्र पर कितना आवेश है, तो आप क्या बोलोगे? Q आवेश। बोलो। अगर मैं आपसे बेटा इस प्लेट पर कितना आवेश है, कितना आवेश, तो आप क्या बोलोगे? Q आवेश। क्योंकि इसकी एक प्लेट पर, संधारित्र की एक प्लेट पर जो आवेश होता है वही आवेश क्या होता है बेटा? संधारित्र का आवेश होता है। क्लियर? तो इसकी एक प्लेट पर कितना आवेश है? इसकी एक प्लेट पर Q, इसकी एक प्लेट पे Q और इसकी प्लेट पर Q है नहीं। तो अगर आपसे कहा जाए कि भैया इस वाले संधारित्र पर कितना आवेश, तो आप क्या बोलोगे? Q आवेश। इस वाले संधारित्र पर कितना आवेश है, आप क्या बोलोगे? Q आवेश। आपसे कहा जाए इस संधारित्र पर कितना आवेश है, आप क्या बोलोगे? Q आवेश। बोलोगे नहीं बोलोगे? तो इसका मतलब क्या हुआ कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर क्या चीज समान होती है? श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर क्या चीज समान होती है? आवेश का मान एक समान होता है। क्लियर बेटा? तो ध्यान रखना, श्रेणी, तो जब भी श्रेणी क्रम आपसे कहा जाए कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो क्या चीज एक समान होगी? आवेश एक समान। बोलो बने हो, आप देख रहे हो तीनों का क्या है? आवेश एक समान। तो बेटा मेरा क्या है, मेरे पास 3 संधारित्र C1, C2, C3 जिन्हें विभवांतर बैटरी जोड़ा गया किस क्रम में? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में क्या समान है? आवेश समान। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं इस प्लेट के मध्य विभवांतर है V1, मतलब V वोल्टेज में से मैंने कहा V वोल्टेज में से V1 वोल्टेज इस वाले संधारित्र में निकालना। ठीक है। इस V वोल्टेज में से V2 वोल्टेज इस वाले संधारित्र में खाली, और V वोल्टेज में से V3 वोल्टेज इस वाले संधारित्र में खाली। क्यों? वोल्टेज अलग अलग होंगे। क्या होंगे अलग अलग? आपको जाने C बराबर क्या होता है? C बराबर क्या होता है? Q बटे V। तो इस पर Q बट इसकी C अलग है, तो V क्या हुआ? अलग। इसकी C अलग है, C2, इसकी C अलग है, Q एक से मतलब क्या चीज अलग होगी? V। तो बेटा श्रेणी क्रम में ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश एक समान होता है, जबकि प्लेटों के मध्य विभवांतर का मान अलग अलग होता है। इस प्लेट में विभवांतर V1 है, इसके में विभवांतर V2, इसके में विभवांतर V3। क्लियर? अब एक चीज, तो मैंने मान लिया इसमें विभवांतर V1, इसमें विभवांतर V2, इसमें विभवांतर V3। अब बेटा मैं V1 का मान निकालना चाहूँ, बोलो V1। बेटा V इक्वल टू क्या होता है? Q इक्वल टू क्या होता है? C। आपको पता है संधारित्र के लिए Q इक्वल टू क्या होता है? C। तो बेटा V बराबर क्या हो गया? V बराबर क्या हो गया? Q बटे C। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस प्लेट की इस संधारित्र के स्रोत के मध्य विभवांतर कितना है? V1, तो आप क्या बोलोगे? इस संधारित्र पर आवेश कितना आवेश बेटा इस पर? Q। इसकी धारिता कितने बच्चे इसकी? C1। कितनी है? C1। तो V1 क्या हो गया आपका? Q बटे C1। नहीं, तो इसलिए धारिता है V1 को कितना है? Q बटे C1। अगर मैं आपसे कहूं V2 मतलब इस संधारित्र के स्रोत के मध्य विभवांतर V2 कितना होगा? इस पर आवेश कितना? Q। धारिता कितनी इसकी? C2। Q बटे C2। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं इस संधारित्र के स्रोत के मध्य विभवांतर क्या होगा?
V3 क्या हुआ, इस संधारित्र पर आवेश कितना आवेश इस पर Q और धारिता कितनी इसकी C3, तो V3 क्या आ गया Q बटे C3। ठीक है, हमने Q1 निकाल लिया Q by C1, V3 निकाल लिया Q by C2 और V3 निकाल लिया Q by C3। अब देखो मैं कह रहा हूं इन तीनों संधारित्र को मैंने हटाया, इन तीनों को मैंने हटाया, ठीक, इन तीनों को हटाकर मैंने एक संधारित्र जोड़ दिया CS। ऐसा मतलब होता है सीरीज और सीरीज श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम मतलब जो काम ये तीनों कर रहे हैं, जो काम ये तीनों कर रहे हैं, तीनों मिलकर क्या काम कर रहे हैं बेटा, ये तीनों मिलकर कह रहे हैं, तीनों मिलकर क्या कह रहे हैं कि हम V वोल्टेज खाकर कितना आवेश प्रोवाइड करा रहे हैं, Q आवेश। ये तो कह रहे हैं तीनों मिलकर, तीनों क्या काम कर रहे हैं, V विभवांतर की बैटरी से कितना आवेश प्रोवाइड करा रहे हैं, Q आवेश। अगर मैं इन तीनों को हटाऊं और इन तीनों को हटाकर मैं एक संधारित्र लगा दूं CS, और ये अकेला भी वही काम कर रहे हैं, तीनों काम कर रहे हैं, ये अकेला तीनों क्या काम कर रहे हैं, V वोल्टेज खाकर कितना आवेश प्रोवाइड कर रहे हैं Q। तो अगर ये अकेला में क्या करें, V वोल्टेज खाए, V विभवांतर इसको जोड़ दिया और कितना आवेश प्रोवाइड करेंगे अकेला भी Q आवेश प्रोवाइड करें, तो इस पे कितना आ जाएगा Q, इस पर माइनस, बोलो आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो बोलो ये अकेला इन तीनों बराबर हुआ नहीं हुआ, वही ये तीनों मिलकर क्या काम कर रहे हैं, तीनों संधारित्र मिलकर V विभवांतर की बैटरी से Q आवेश प्रोवाइड करा रहा है। अब ये अकेला भी क्या काम करें, ये अकेला भी क्या काम करे बेटा, V विभवांतर की बैटरी से कितना आवेश प्रोवाइड करा पाए, ये अकेला भी V विभवांतर की बैटरी से Q आवेश प्रोवाइड करा पाए। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये अकेला इन तीनों को क्या हुआ, तुल्य हुआ। तो मैंने क्या बोला कि मैं माना इस संयोजन की, माना कैसे, संयोजन की तुल्य धारिता कितनी है CS, माना इस संयोजन की तुल्य धारिता कितनी बेटा CS है। अगर इस संयोजन की तुल्य धारिता CS है तो अब यहां से V, अब तो यहां से V कितना आएगा, तो बेटा V बराबर क्या आएगा, तो अब यहाँ पे देखो ये अकेला कितने वोल्टेज खड़ा है, तो यहाँ पे ये वाला कितने वोल्टेज खड़ा था V1, तो V1 बराबर Q बटे C1, ये अकेला कितने वोल्टेज खड़ा था V2, V2 बराबर Q बटे C2, ये अकेला कितने वोल्टेज खड़ा था V3 बराबर Q बटे C3। अब ये अकेला कितने वोल्टेज खड़ा है V, तो यहाँ पे क्या होगा V बराबर Q बटे CS। बोलो क्लियर। अब H ये आ गया H। अब एक चित्र से आप क्या देख रहे हो, ये V वोल्टेज में से कुछ वोल्टेज इसमें खर्च हुई, V में से कुछ वोल्टेज खर्च हुई और V में से कुछ वोल्टेज खर्च हुई, तो मैं क्या बोलूंगा कि V बराबर क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3। बोलो है, मैं क्या बोलूंगा V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 ये V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ये। तो अब यहां से क्या करूंगा, अब मैं इसमें V इक्वल टू V बराबर क्या लिख दिया मैंने, Q बटे CS बराबर V1 लिख दिया मैंने, Q बटे C1 प्लस V2 लिख दिया मैंने, Q बटे C2 प्लस V3 लिख दिया मैंने, Q बटे C2। बोलो है V1 की जगह Q बटे CS, V1 की जगह Q बटे C1, V2 की जगह Q बटे C2 और V3 की जगह Q बटे C2। अब देखो यहां से Q बटे CS क्या कॉमन है तीनों में से, Q कॉमन, तो क्या रहेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्लियर, तुमने Q को मार दिया, तुमने धारिता क्या किया आपकी 1/CS इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बेटा अगर संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो तुल्य धारिता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, यदि संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो तुल्य धारिता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या, 1/CS इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये है समांतर प्लेट संधारित्र की तुल्य धारिता ज्ञात करने का फॉर्मूला। बोलो बात समझ में। तो आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए
कि भैया समांतर श्रेणी क्रम में अगर समांतर प्लेट संधारण जुड़े हुए हैं तो कुल धारणा क्या होती है 1/CS इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, एक टॉपिक को समझ लेते समांतर क्रम श्रेणी। ठीक है, या तो होगा श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम की तुल्य धारणा के लिए फॉर्मूला है। नेक्स्ट आप सॉल्व सुनिए, नेक्स्ट आपका कौन सा समांतर क्रम संयोजन, ये तो आपका श्रेणी क्रम संयोजन। नेक्स्ट क्या आपका समांतर क्रम संयोजन। ठीक, समांतर क्रम में क्या होता है बेटा अलग अलग लाइन है। श्रेणी क्रम में तो क्या होते हैं सभी पहले पॉजिटिव, जो श्रेणी क्रम में देगा पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव, फिर दूसरे की पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगर ऐसे चक्कर चल रहा है तो कौन सा श्रेणी। और समांतर में क्या होता है बेटा अलग अलग संधारित्र अलग अलग लाइन होती है। जैसे मैं कह रहा हूं कि 3 संधारित्र है, एक मेरा सी, एक ये है सी और एक ये सी। C1, C2 और C3। C1, C2 और C3 धारणा है क्या बेटा आपकी 3 संधारित्र। अब तक संधारित्र धारणा फिक्स होती है जो ना तो आवेश पर निर्भर करती है ना ही वेग पर निर्भर करती है। C बराबर होता है एप्सिलॉन A अपॉन D। एप्सिलॉन मुझे पता है, A पता है, D पता है, धारणा में निकाल। मैं कह रहा हूं 3 समांतर संधारित्र C1, C2 और C3। ठीक, अब इन तीनों संधारित्र को बेटा मैंने क्या मुझे आवेश देना संधारित्र, तो मैंने क्या किया इन तीनों संधारित्र को विभवांतर की वैल्यू से जोड़ दिया। अगर संधारित्र इस तरीके से देखो ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन में और ये अलग, अगर तीनों संधारित्र अलग अलग लाइन में है तो इस प्रकार का जो बेटा आपका संयोजन होता है, इस प्रकार के संयोजन को बोलते हैं कौन से समांतर क्रम संयोजन या आपका समांतर क्रम संयोजन। ठीक, इसमें क्या होगा जैसे अब देखो वही तरीका, यहां से क्यू आवेश चला, क्यू चला 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 चला, जब ये क्यू आवेश चलकर यहाँ पहुंचा तो ये कहा कि मुझे तो 3 भागों में बंटना पड़ेगा, 3 रास्ते हुए इधर भी इधर भी इधर भी। तो मैं कह रहा हूं अब इस क्यू आवेश में से Q1 आवेश इस पर चला गया, नहीं इसमें से Q2 आवेश इसमें चला गया और इस Q में से Q3 आवेश इसमें चला गया। ठीक, इस Q आवेश आया, Q में से Q आवेश यहाँ पर पड़ गया, Q में से Q1 इसमें चला गया, Q में से Q इसमें चला गया, Q3 इसमें चला गया। अब जब Q1 इस पे गया तो इस पर प्लस 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 इस पे आ गया, तो कितना आया Q1 आया। प्रेरण का यहाँ पे क्या हो गया नेगेटिव 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 नेगेटिव, कितना गया -Q1। और इधर क्या पैदा हुआ, इधर क्या हुआ प्लस Q1, ये प्लस Q1 होते हुए इधर आ गया। ठीक है, ऐसे निकल के इधर आ गया, ऐसे इसको कितना गया Q2, तो Q2 में इसमें कितना गया प्लस 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 प्लस, कितना गया Q2। प्रेरण का कितना हुआ -Q2 और ये प्लस Q2 वाला जो प्लस वाला है वो इधर आ गया। ठीक है, Q3 प्लस 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 माइनस 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 Q3 और इधर प्लस। तो बेटा आप एक चीज देखो, श्रेणी इस समांतर क्रम में आपसे कहा जाए इस संधारित्र पर आवेश, तो आपने बोला Q1, मैंने बोला इस संधारित्र पर आवेश, आपने बोला Q2, मैंने बोला इस संधारित्र पर आवेश, आपने बोला Q3। तो क्या समांतर क्रम में आवेश समान, श्रेणी क्रम में क्या लिख रहे थे आप लोग
श्रेणी क्रम में आपने क्या देखा कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर क्या चीज समान होती है, आवेश का मान एक समान होता है। यहाँ पर जबकि समांतर क्रम में क्या देख रहे हो बेटा, समांतर क्रम में क्या देख रहे हो, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान अलग अलग होता है। बोलो है, तो आपको ध्यान रखना समांतर क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होता है, एक समान, अलग 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 होता है। अब एक चीज देखो, आपने एक चीज बताओ बेटा कि समांतर क्रम श्रेणी में हम क्या देख रहे हैं कि इस संधारित्र की पहली प्लेट पॉजिटिव प्लेट, इसकी भी पॉजिटिव प्लेट और इसकी भी, तीनों की पॉजिटिव प्लेट एक बिंदु पर है नहीं, बोलो है नहीं, तीनों की पॉजिटिव प्लेट किस बिंदु जुड़ी हुई है, मान लीजिए ये बिंदु आपका एक, इसमें इसकी नेगेटिव, इसकी नेगेटिव और इसकी, तीनों की नेगेटिव प्लेट बिंदु बी पर जुड़ी हुई है, बोलो जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है ना। तो अब मैं क्या कह सकता हूं कि समांतर क्रम संयोजन में यदि सभी ठीक है जिन संधारित्रों की मतलब समांतर क्रम संयोजन में क्या हुआ, सभी की पॉजिटिव प्लेट एक जगह और सभी की नेगेटिव प्लेट क्या होती है, दूसरी जगह जुड़ी हुई होती है। आप देखो सभी की पॉजिटिव ए बिंदु से और सभी की नेगेटिव बी बिंदु से, क्लियर बेटा। अब एक चीज यहाँ पर विभवांतर क्या है, वी, विभवांतर विभव में अंतर। मैं क्या इस श्रेणी का विभव भी है, समझ लीजिए इस श्रेणी का विभव भी है, तो इस श्रेणी का विभव कितना होगा, 0, वही तभी तो विभवांतर भी होगा, b माइनस 0 b। अरे इसका विभवांतर कितना है, v, तो मैं कह इसका विभव v है, तो इसका विभव कितना होगा, 0, v माइनस 0 जब b होगा। तो मैं कह इस श्रेणी की वोल्टेज है v और b की वोल्टेज 0, तो कितना हो बेटा, आप देख रहे हो कि बैटरी हुई है इस श्रेणी और इस श्रेणी में, तो क्या है कि इस श्रेणी और इस श्रेणी के बीच में वोल्टेज विभवांतर कितना होगा, तो मैं कह इसका विभव दिया, इसका 0। अब एक चीज देखो, ये संधारित्र जो C1 है ये किन दो स्रोतों के बीच में है, ये संधारित्र C1 किन दो स्रोतों के बीच में है, A और B के बीच, तो A का विभव B और B का विभव 0, तो विभवांतर कितना होगा इसके मन V माइनस 0 B, तो इस संधारित्र के स्रोत के पर विभवांतर V। मैं पूछा आपसे संधारित्र C2 किन दो पॉइंट के बीच में है, A और B में, A का विभव V, B का विभव 0, V माइनस 0 V, तो इसके बाद विभवांतर कितना है V। मैं आपको ये संधारित्र C3 किन दो पॉइंट के बीच में, आपने A और B, A का विभव V, B का विभव 0, V माइनस 0 V, तो बोला इसके बाद विभवांतर V, इसके बाद विभवांतर V और इसके बाद विभवांतर V। बेटा क्या क्लियर हो गया हमें यहां से कि समांतर क्रम में, ध्यान रखना, समांतर क्रम में प्रत्येक संधारित्र के स्रोत के मध्य विभवांतर तो एक समान होता है, जबकि आवेश का मान अलग अलग होता है, नहीं आएगा। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान तो एक समान होता है, जबकि विभवांतर का मान अलग अलग होता है। अब जो चीज अलग अलग होती है ना उसे निकाला जाता है। अब इसमें क्या चीज अलग अलग है, आवेश, तो आवेश निकाला तो बेटा Q1 कितना आ गया, Q इक्वल टू क्या होता है C, तो Q1 क्या हुआ, कितनी धारिता है इसकी C1, बताओ इसके बाद विभवांतर कितना है V, तो C1 V। Q2 क्या हुआ बच्चों, इसकी धारिता कितनी है C2, और इसकी प्लेटों को इसके स्लोप में विभाजन कितना बच्चों V, C2V, बोलो है, बोलो बेटा Q3 कितना है, धारिता कितनी इसकी C3, बोलो विभाजन कितना है V, बोलो है नहीं। Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V और Q3 इक्वल टू बेटा C3V। नहीं आएगा, पक्की आ गई ना, कोई परेशानी नहीं। अब तो मैंने क्या किया, मैंने कहा जो काम ये तीनों मिलकर कर रहे हैं, ठीक है, मैंने इन तीनों को हटा दिया, मैंने इन तीनों संधारित्र को हटा दिया, और इन तीनों की जगह मैंने एक संधारित्र जोड़ दिया, अकेला C, और मैं कह रहा हूं जो काम ये तीनों मिलकर रहे हैं, तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं,
बिंदु ए और बी के मध्य, ठीक है, बिंदु ए और बी के मध्य तीनों, तो मैंने इन तीनों को हटाया, एक संधारित्र जोड़ दिया। ये तीनों मिलकर क्या कह रहे हैं, तीनों मिलकर कह रहे हैं भैया कि हम बी वोल्टेज खाकर कितना आवेश प्रोवाइड करा रहे हैं, कितना क्यू, बोलो यानी तीनों ये करें कि हम तीनों मिलकर वी वोल्टेज खाकर क्यू आवेश, मतलब वी वोल्टेज वी विभाजन खर्च करके क्यू आवेश प्रोवाइड करा रहे, वी वोल्टेज खाकर क्यू आवेश प्रोवाइड करा रहे। अगर ये अकेला वही काम करें, क्या काम करें, अकेला वी वोल्टेज खाकर कितना आवेश प्रोवाइड कराएं, क्यू आवेश कराएं, तो बेटा ये अकेला इन तीनों का तुल्य होगा नहीं हुआ, तो मैंने मान लिया इन तीनों का इस संयोजन का तुल्य धारिता, इस संयोजन की जो तुल्य धारिता वो कितनी है, सीपी है, ठीक है। सीपी को जो काम ये तीनों मिलकर कर रहे हैं वो काम ये अकेला कर रहा है, ठीक है। तीनों मिलकर क्या काम कर रहे हैं, वी विभाजन की वोल्टेज कितना प्रोवाइड करा रहे हैं, क्यू, और ये अकेला में क्या काम कर रहा है, वी विभाजन की वोल्टेज आगे कितना प्रोवाइड करा रहा है, क्यू, तो ये अकेला इन तीनों तुल्य हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो अब जब बेटा इसमें कितना आवेश आएगा, माइनस 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 कितना है, माइनस, बोलो आई है ये है बच्चों। तो अब यहाँ से क्या है, देखो अब यहाँ से मैं अगर आपसे कहूँ तो यहाँ पे क्यू इक्वल टू क्या होगा, सी वी, सी कितना है इसका, सी वी, और भी कितना, वी, बोलो है नहीं। तो यहाँ से क्यू इक्वल टू क्या है इसके लिए, अगर मैं इसके लिए क्यू निकालूंगा तो इसके लिए क्यू कितना है, देखो सीपी भी आएगी नहीं आएगी, आएगी ना, इक्वल टू सीपी होगा, ज्यादा कितने सीपी, सीपी भी क्लियर। अब देखो यहाँ से देखो आप ध्यान से, क्यू बराबर क्या है, ये क्यू कितने भागों में बंटती है, ये भागों में क्यू में से क्यू हो गया, क्यू में से क्यू हो गया, क्यू में से क्यू हो गया, तो मैं क्या बोलूँगा, क्यू बराबर क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, बोलो है नहीं। अब Q की वैल्यू रखो, Q की वैल्यू क्या देखो, CPV, Q1 की वैल्यू क्या है, C1V, Q2 की वैल्यू क्या है, C2V, और Q3 की वैल्यू क्या है, C3, बोलो है नहीं। V कॉम्बिनेशन कॉमन है, तो क्या है, CP बराबर क्या है, C1 प्लस C2 प्लस C3। बेटा अगर संधारित्र कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो तुल्य धारिता निकालने का फॉर्मूला Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरीके से क्या करोगे, आप तुल्य धारिता ज्ञात कर लोगे, नहीं आएगा। तो ये है तुल्य धारिता ज्ञात करने का फॉर्मूला, कब, जब संधारित्र कैसे क्रम में जुड़े हुए हो बेटा, समांतर क्रम में, Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरीके से हम तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने श्रेणी क्रम बता दिया और समांतर क्रम करा दिया। आज की क्लास यहीं पे समाप्त, आप नोट कर लेना इन सबको।